तो आज हमारा टॉपिक है जर्नल चैप्टर के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखवा करके मैं उनका लॉजिकल सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ओपन्ड अ बैंक अकाउंट, या मैं बोलूँ कि जनरली जो बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट खोलता है, बिजनेसमैन के पर्पस का जो अकाउंट होता है वो होता है करंट अकाउंट। तो कई बार ये भी मेंशन होता है ओपन्ड अ करंट अकाउंट इन बैंक, कि बैंक में आपने करंट अकाउंट ओपन किया, लेकिन साथ में ये भी मेंशन है कि कितने रुपए जमा करके आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, 10,000 रुपीज़। यहाँ पर भी यही मेंशन है विद ₹10,000, या इनके अलावा और भी ट्रांजैक्शन आ सकती हैं। डिपॉजिटेड इन बैंक, कि बैंक में आपने पैसे जमा किए, या ये लिखा आ सकता है पेड इनटू बैंक अकाउंट, आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए। ये लास्ट ये लिखा आ सकता है बैंक्ड। इन सब ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने स्लैश या ओब्लिक क्यों लगाया, क्योंकि इन सब ट्रांजैक्शन का एक ही सॉल्यूशन है। इन सब ट्रांजैक्शन में एक कॉमन बात निकल कर आ रही है कि आपका जो कैश बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाऊं तो कैश और बैंक दोनों ही आपके एसेट हैं। एसेट अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। तो बैंक इंक्रीज़ हो रहा है तो आई विल डू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस में हमने खर्च कर दिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए और वो हमारे बिजनेस में काम आएंगे। फ़िलहाल हम अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में उस पैसे को ले आए। इसमें सिर्फ ये भी लिखा आ सकता है विड्रू फ्रॉम बैंक, और अमाउंट भी आपको मेंशन कर देता हूँ 5,000। जैसे ऊपर था 10,000 तो आई फॉरगॉट टू राइट द अमाउंट, तो अब लिख देते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन जस्ट रिवर्स होगा ऊपर की ट्रांजैक्शन से, क्योंकि पैसा आपकी बार आपके पास आ रहा है। अच्छा, इनका एक ऑल्टरनेट और भी आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? क्या लिखा आ सकता है? कैश्ड अ चेक। इसका मतलब आपने खुद सेल्फ का चेक लिखा और वो चेक लेकर आप बैंक में गए और बैंक को बोला कि ये मेरा अकाउंट का चेक है, मैंने लिखा है अपने लिए। उसे बोलते हैं सेल्फ का चेक। जब हम अपने ऊपर चेक लिखते हैं बैंक से पैसा निकालने के लिए, और हम बैंक से पैसा निकालना है, तो दिस टाइप ऑफ विड्रॉइंग मनी इज कॉल्ड कैश्ड अ चेक। हमने अपने लिए अपने ऊपर चेक लिखा और जाकर वो चेक हम बैंक में लेके गए और बैंक से पैसे ले आए, कैश्ड अ चेक। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन का एक ही इफेक्ट पड़ा कि योर कैश इज इंक्रीजिंग, योर कैश इज इंक्रीजिंग एंड योर बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग। दोनों ही आपके एसेट हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश
डेबिट होना चाहिए, एसेट इंक्रीज हो रही है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। 5000 हमने सपोज किया था अमाउंट, वो कुछ भी हो सकती है। नाउ मूव टू एंट्री नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर 3rd। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹2000। आपने बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए आपके घर के खर्चों के लिए। पर्सनल का मतलब होता है कि ये पैसा आप अपने बिजनेस में यूज़ नहीं करेंगे, आप अपने घर पर या अपने पर्सनल खर्चों के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो इससे ड्राइंग्स बढ़ेंगी, और ड्राइंग्स जब भी करता है ओनर तो ड्राइंग्स डेबिट होती है। ये आप ट्रांजैक्शन कई बार यूज़ कर चुके हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑनर रिसीवर है, ऑनर ये वाला पैसा ले रहा है, तो ऑनर मीन्स ड्राइंग डेबिट हो गई। और बैंक से पैसा निकल रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मेरी एसेट कम हो गई, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। 2000। यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया बेटा कि मैंने ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल दोनों को फॉलो किया। मैंने ड्राइंग्स में ट्रेडिशनल का यूज़ किया कि ऑनर है, रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और बैंक के लिए मैंने मॉडर्न यूज़ किया। मॉडर्न का मतलब कि बैंक बैलेंस मेरी एसेट होता है और वो कम हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। आप दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट वुड बी सेम इन द अल्टरनेटिव मेथड। दोनों मेथड में रिजल्ट सेम आएगा, उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अल्टरनेटिवली, मिक्स करके, कंबाइंडली, आप कैसे भी यूज़ करें, दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 4। पेड सैलरी थ्रू चेक। आपने 1100 रुपीज़ की सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय को चेक से, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? सैलरी एक्सपेंस है, बार बार बताने की नीड बिल्कुल भी नहीं है कि ये डेबिट क्यों होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट होते ही हैं। और अगर मैं चेक से पेमेंट करता हूँ तो जिसको भी मैंने चेक से पेमेंट की होगी, आई ऑलवेज अज्यूम कि वो बंदा मेरे से चेक लेके सीधा बैंक जाएगा और पैसे लेकर घर जाएगा। इट मीन्स मेरे अकाउंट से पैसे सेम डे में निकल जाएंगे अगर मैं चेक से पेमेंट करता हूँ। तो मेरा बैंक बैलेंस ही कम होगा ना। अगर मैं चेक से पेमेंट करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, और बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट आपकी कम हो रही है। तो टू बैंक अकाउंट, ये प्रिंसिपल आप पूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमेशा याद रखना कि आपका बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। दिस इज द मॉडर्न रूल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस। अब बताओ, बैंक चार्जेस हैं। आजकल आप अपनी पासबुक देखो तो उसमें आपको एसएमएस चार्जेस के नाम से कुछ खर्चे कटे दिखाई देंगे। एसएमएस चार्जेस कि बैंक जो आपको नोटिफिकेशन भेजता है, एसएमएस भेजता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट हो गए, इतने पैसे आपके अकाउंट से निकल गए, तो वो एसएमएस का बैंक चार्ज लेता है 16 रुपये, 17 रुपये। आप देखोगे, आपको अब मालूम हो जाएगा आपकी पासबुक के अंदर। तो क्या वो बैंक आपके घर से मांगने आता है पैसे? नो। बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में से सीधे सीधे वो पैसे विड्रॉ कर लेता है। तो इस केस में
बैंक चार्जेस आपके लिए नुकसान हुआ, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ही डेबिट होगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर 6 ये था बैंक चार्जेस। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स आते हैं। अगर आपको चेक मिलता है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय ₹5000, आपको अजय से चेक मिला, अजय ने आपको चेक दिया, लेकिन चेक आपके पास ही है, चेक लेकर आप अभी बैंक नहीं गए क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। बस इतना ही मान लेते हैं कि अगर चेक मिला है और आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यह है कि चेक मेरे पास है। अगर चेक मेरे पास है तो ना तो वो कैश है, और क्योंकि मेरे पास सिर्फ चेक है, उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बैंक को क्या पता कि मेरे को चेक मिला है? जब तक मैं वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करूँगा तब तक उस चेक के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसलिए जब चेक मिलता है तो एक नया अकाउंट आता है। रिसीव्ड ए चेक कोई सिंपल बात नहीं है। ये अब तक की जो मैंने ट्रांजेक्शन आपको शुरू के ऊपर बताई है 5 ट्रांजेक्शन्स, उन सबसे अलग ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड ए चेक को मतलब क्या बोलते हैं ये लोग? चेक्स इन हैंड, बिकॉज दिस इज नीदर कैश नॉर बैंक बैलेंस। चेक्स इन हैंड, तो आपके पास आया चेक्स इन हैंड, रियल अकाउंट के हिसाब से ये आया है तो डेबिट होगा, और अजय है गिवर, तो आई विल डू चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम विजय। विजय से चेक मिला ₹2000 का। अब आप कहोगे सर अजय से मिले या विजय से मिले, ट्रांजैक्शन तो सेम थी, आपने दोबारा क्यों बताया? अरे बेटा अभी पूरा सुनो। एंड द सेम का मतलब वही चेक वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। वो चेक मैं उसी दिन बैंक में चला गया। उसी दिन मैंने बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर दिया। तो अब इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ा? अल्टीमेट इफेक्ट ये पड़ा कि विजय तो गिवर है क्योंकि विजय ने चेक दिया है, लेकिन क्या वो चेक मेरे पास है? अब इस टाइम नहीं है, क्योंकि वो चेक कहाँ जा चुका है? बैंक में जा चुका है। तो चेक्स इन हैंड एक बार आया और एक बार चला गया, वो भी सेम डेट पर। जो मैं बता रहा हूँ बात वो सेम डेट की होगी तो फॉलो करेंगे। ये सेम डेट का माना गया, सेम डेट लिखा भी है। तो ऐसे केस में सिर्फ 2 ही अकाउंट आते हैं, बैंक एंड विजय। अब डेबिट और क्रेडिट कैसे करोगे? आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सिंपल सी बात जान लो, आप बता दो आप क्या है। चेक मिलने से और चेक के बैंक में जमा होने से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और विजय है गिवर, इसलिए टू विजय ₹2000। इतनी बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
चेक ऑफ विजय, जो विजय से चेक मिला था वो बैंक ने वापस कर दिया, रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। बैंक ने वो चेक वापस कर दिया, वो बोला कि सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं, या विजय के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, उसने चेक इशू कर दिया आपको, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। देर आर सो मैनी रीजन्स इन विच द चेक इज़ बाउंस्ड और चेक इज़ डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस होता है। बिजनेसमैन फैमिली में चेक बाउंस होने को आप पूछ लीजिए क्या मीनिंग होता है, अपने आप को मालूम हो जाएगा कि बैंक किसी रीज़न से चेक वापस कर देता है और उसके पैसे आपके अकाउंट में नहीं जाते। तो अब की बार क्या हुआ, बैंक ने आपको चेक दिया तो बैंक तो हो गया गिवर, या ये कहो कि बैंक बैलेंस आपका कम हो गया। दोनों ही केसेस में बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा और अमाउंट वही आएगी जो चेक मिलने की थी। लेकिन वो चेक मेरे पास आया और डिसऑनर्ड चेक को मैं क्या करता हूँ, सेम डेट में उसी बंदे को वो चेक मैं वापस कर देता हूँ जिससे मुझे मिला था। तो चेक मैं किसको वापस करूँगा, विजय को। जब मैं चेक विजय को वापस करूँगा तो विजय विल बी द रिसीवर, इसलिए विजय डेबिट होगा। विजय डेबिट 2000। ये हो गई चेक डिसऑनर्ड की एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, received a check from KK। हमें KK से चेक मिला 1000 का और ये भी मेंशन है कि वो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटेड इन बैंक, सेम डेट में हो गया, ये भी मेंशन है। तो अब क्या करोगे, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन और थी जो मैं देना भूल गया, अब मैं दे रहा हूँ। इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 1100 रुपये के बदले में हमें 1000 का चेक मिल गया। और वो भी सेटलमेंट में मिला। अगर फुल सेटलमेंट होता है तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट है। और बाद में ये मेंशन है द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डेट। सेम डेट में चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब क्या करेंगे, अल्टीमेटली चेक बैंक में गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक में चेक गया 1000 का, लेकिन जो केके है नाम के सामने वो अमाउंट आती है जो उसने देना था। उसने देने थे हमको 1100 रुपीज़ 1100 रुपीज़, और उसने दिए 1000 हैं, लेकिन सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया कि अब भाई तेरा हिसाब सेटल हो गया। तो सेटल करने का मतलब ये होता है कि जिसने चेक दिया उसने जितने देने थे मुझे पूरा अकाउंट उसका सेटल करना पड़ेगा। तो ये एज्यूम करूँगा कि विजय के ने मुझे 1100 दे दिए, पर एक्चुअल में कितने दिए हैं 1000। 100 रुपीज़ की क्या है, मैं उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। जो मेरे लिए नुकसान है, जो मेरे लिए नुकसान है तो नुकसान है तो डेबिट होगा, उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये ट्रांजैक्शन है चेक मिलने की अगर डिस्काउंट वाली बात आती है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब ये वाला चेक भी बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम यही काम करने वाले हैं। 10th, चेक ऑफ केके रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। अब इसको सिंपल ना समझना आप, क्योंकि जो चेक हमको मिला था 1000 रुपीज़ का वो सेटलमेंट में मिला था,
यानी कि उसने हमें टाइम पर पैसे दे दिए, चेक दे दिया था, तो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दी थी। बाद में वो चेक हो गया डिसऑनर, तो मैं उसको वो डिस्काउंट भी अलाउ नहीं करूँगा। बैंक ने मुझे चेक दिया तो ऑब्वियस सी बात है बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा, और 1000 रुपीज़ का चेक उसने दिया। जो डिस्काउंट मैंने उसको अलाउ की थी, अब मैं उस डिस्काउंट को डिसअलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया हूँ, उसने टाइम पर पैसे नहीं दिए। यही तो डीलिंग है, नाराज़ होने की बात नहीं है। तो जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ था, उसी डिस्काउंट अलाउड को ही क्रेडिट करूँगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट में लिख रहा हूँ तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। यहाँ पर मैं उसको डिस्काउंट मिल नहीं रहा मुझे, यहाँ पर तो मैं इस डिस्काउंट को डिसअलाउ कर रहा हूँ बस, इसलिए मैं उसी नाम को यूज़ करूँगा सेम। अगर डिसअलाउ करने वाली बात आती है तो आई विल हैव टू राइट द अमाउंट इन द अपोजिट कॉलम। तो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितने, 100 रुपये। और वो चेक मैंने किसको दिया, केके को वापस दिया, और केके को मैंने अपना दोबारा से डेटर बना लिया। भाई अब तो मुझे 1100 रुपये ही देगा। बहुत हो गए थे नखरे। तो यानी कि देखोगे आप, जो चेक मिलने की एंट्री थी उससे ठीक रिवर्स एंट्री हो गई चेक डिसऑनर की, क्योंकि चेक डिसऑनर का मतलब चेक कैंसिल हो गया, तो चेक मिलने से बिल्कुल उल्टा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका। इसको आप नोट डाउन कर लो। और एक आधी एंट्री मैं और कराता हूँ, चेक ड्राफ्ट डिविडेंड 11th ट्रांजैक्शन। ये आज के रूल की लास्ट ट्रांजैक्शन होगी बेटा। तो 11th ट्रांजैक्शन ये लास्ट या सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन होगी, सेकंड लास्ट मान लेते हैं चलो। रिसीव्ड चेक फॉर रेंट, हमको किराया मिला, लेकिन वो 2000 का जो किराया मिला वो चेक से मिला। अब चेक मेरे पास ही है, क्योंकि चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो आई विल हैव टू राइट चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इनकम का नाम क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम हुई है हमको, यहाँ पर किसी बंदे का नाम नहीं आता। और आज की लास्ट ट्रांजैक्शन, वो जो मुझको चेक मिला वो मैंने किसी और दिन, नेक्स्ट डे या उससे किसी अगले दिन या किसी और डेट पर, सेम डेट नहीं है, मतलब जिस दिन चेक मिला उस दिन नहीं, किसी और दिन हमने वो चेक बैंक में जमा कर दिया। तो चेक रिसीव्ड ऑन 11, रेफरेंस दे दिया मैंने कि जो 11 डेट को चेक मिला था उसको मैं आज डिपॉजिट कर रहा हूँ, डिपॉजिटेड इन बैंक, उसे मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, 2000 रुपये का चेक था वो, और जो चेक्स इन हैंड मुझे मिला था वो चेक इन हैंड मेरे हाथ से निकल जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा आपकी बार। चेक्स इन हैंड 2000, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा अच्छे से, इनको प्रॉपरली रिवाइज कर लो, फिर और ट्रांजैक्शन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आऊँगा। थैंक यू।